आर्यन जब कलवापुर पहुंचा तो उसे गांव की हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। उसे यहाँ खींच लाई थी एक खबर। पिछले 3 महीनों में 6 स्वस्थ जवानों की मौत और उन सब के शरीर पर एक ही निशान, गले पर नीले रंग का एक कमल। बेटा, सूरज डूबने से पहले लौट जाओ या फिर किसी घर के अंदर छिप जाओ। काका माधव ने अपने हुक्के का कश खींचते हुए आर्यन को टोका। उनकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं बल्कि एक गहरा डर था। आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, काका, मौतें बीमारी से हो रही हैं या किसी और वजह से? माधव काका ने कांपते हाथों से बरगद की ओर इशारा किया। बीमारी शरीर मारती है बेटा, यहाँ तो रूहें गायब हो रही हैं। जब रात को काली नदी का पानी उल्टा बहने लगता है तब गांव का कोई एक दिया बुझ जाता है। उस रात आर्यन गांव के एकमात्र अतिथि गृह में ठहरा था। रात के करीब 12:30 बजे उसे एक मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी सम्मोहक थी कि उसका मन खिंचा चला गया। खिड़की से बाहर झांकने पर उसने देखा कि समीर, गांव का सबसे बलवान पहलवान, पागलों की तरह नंगे पांव बरगद की ओर जा रहा था। आर्यन अपना कैमरा उठाकर पीछे भागा, लेकिन तभी उसका रास्ता रूपा ने रोक लिया। वहां मत जाओ, अगर उसने देख लिया तो तुम कल की सुबह नहीं देखोगे, रूपा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में खौफ और चेतावनी दोनों थे। कौन देख लेगा? आर्यन ने पूछा। तभी एक चीख गूंजी। समीर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके गले से वही नीला कमल उभरने लगा। देखते ही देखते समीर का शरीर सूखने लगा, जैसे कोई भीतर से उसका सारा खून और जीवन खींच रहा हो। अगली सुबह डॉक्टर खन्ना ने फिर वही रिपोर्ट दी, हृदय गति रुकने से मौत। लेकिन आर्यन ने देखा कि डॉक्टर के खुद के हाथ कांप रहे थे। ठाकुर वीर प्रताप ने भीड़ को डराकर भगा दिया और समीर की लाश को तुरंत जलाने का आदेश दिया। आर्यन को रूपा के घर के पीछे एक पुरानी डायरी मिली जो उसके दिवंगत भाई की थी। उसमें लिखा था, वो नदी से नहीं आता, वो हमारे बीच में ही रहता है। जब काली नदी का पानी चढ़ता है वो अपना असली रूप लेता है। तभी आर्यन को एहसास हुआ कि गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी है, जबकि वहां कोई नहीं था। मंदिर की दीवारों पर खून से एक नक्शा उभरा हुआ था जो सीधे ठाकुर की हवेली की ओर जाता था। समीर की मौत ने गांव में सन्नाटा तो पसरा दिया था, लेकिन आर्यन के मन में तूफान खड़ा कर दिया था। वो रूपा के साथ मंदिर के पीछे छिपे रास्तों से होते हुए ठाकुर वीर प्रताप की हवेली की ओर बढ़ रहा था। से ही वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, आर्यन को एक अजीब सी गंध आई, पुराने मांस और जलती हुई जड़ी बूटियों की मिली-जुली महक। ठाकुर के पहरेदार बाहर ऊँग रहे थे, लेकिन हवेली के भीतर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ये मेरी छोटी बहन की आवाज है, रूपा फुसफुसाई। लोग कहते हैं उसे शहर पढ़ने भेजा गया है, लेकिन मुझे लगता है ठाकुर ने उसे यहीं कैद कर रखा है। आर्यन ने टॉर्च जलाई और देखा कि फर्श पर एक अजीब सा काला तरल बह रहा था जो सीधे हवेली के तहखाने की ओर जा रहा था। जब वे नीचे उतरे तो उनकी रूह कांप गई। वहां डॉक्टर खन्ना खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि एक प्राचीन छुरी थी। सामने ठाकुर वीर प्रताप एक पत्थर की शिला पर बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। डॉक्टर, आप यहाँ? आर्यन की आवाज लड़खड़ा गई। डॉक्टर खन्ना मुड़े, उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आर्यन, तुम विज्ञान की बात करते हो? यहाँ विज्ञान दम तोड़ देता है। इस गांव को बचाने के लिए हर महीने एक जवान रूह देनी पड़ती है, वरना वो जाग जाएगा। तभी अचानक पूरे गांव में एक भयानक गर्जना हुई। बाहर की काली नदी अचानक उफरने लगी। गांव वालों ने अपनी खिड़कियों से देखा कि पानी सामान्य दिशा में बहने के बजाय पहाड़ी की ओर ऊपर चढ़ रहा था। काका माधव गांव की गलियों में पागलों की तरह दौड़ रहे थे, चिल्लाते हुए, वो जाग गया, पहरेदार सो गया और शिकारी जाग गया। तभी आर्यन ने तहखाने में एक बक्सा देखा। उस बक्से में कई पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर 100 साल पुरानी थी, जिसमें एक आदमी ठीक आर्यन जैसा दिख रहा था। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, रक्षक ही भक्षक बनेगा। अचानक हवेली की छत से एक विशाल छाया नीचे उतरी। वो न इंसान थी न जानवर। उसकी लंबाई 7 फीट से ऊपर थी और उसकी उंगलियों के नाखून लोहे जैसे काले थे। जैसे ही उसने डॉक्टर की ओर हाथ बढ़ाया, डॉक्टर ने आर्यन की ओर इशारा किया। ये रहा नया मेहमान, इसे ले जाओ। ठाकुर ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, रुको, ये बलि के लायक नहीं है, ये तो खुद उसी का हिस्सा है। इसी अफरा तफरी में रूपा ने एक पुरानी मशाल जलाई और उसे उस काली छाया की ओर फेंका। छाया ने एक ऐसी चीख मारी जिससे हवेली की दीवारें चटक गईं। आर्यन और रूपा जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन गांव का दृश्य बदल चुका था। गांव के बीचों बीच जो बरगद का पेड़ था, उसकी जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल आई थीं। वे जड़ें सांपों की तरह रेंग रही थीं और उन घरों की ओर बढ़ रही थीं जहां लोगों ने खुद को कैद कर रखा था। आर्यन ने देखा कि काका माधव एक खंबे से बंधे हुए थे और उनके गले पर भी वही नीला कमल उभर रहा था।
माधव काका ने मरते मरते आर्यन का हाथ पकड़ा और एक पीतल की चाबी उसके हाथ में थमा दी। इसे उस कुएं में फेंक देना जहां से सूरज उगता है, वरना कलवापुर का नक्शा मिट जाएगा। काका के आखिरी शब्द थे। तभी आर्यन को अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। जगह ठाकुर की हवेली से निकली वो छाया अब आर्यन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में उसे अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था। क्या आर्यन उस चाबी का रहस्य समझ पाएगा? वो छाया आर्यन को क्यों नहीं मार रही? और वो 100 साल पुरानी तस्वीर का राज क्या है? बाकी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में। बस इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो और पार्ट 2 तुरंत आ जाएगा।